तो दोस्तों, जैसा हम लोग लास्ट लेक्चर में रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। जैसा कि एक फार्मूला हम लोग के पास आया था, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। ये वीडियो लास्ट वीडियो से बेस्ड है, लास्ट वीडियो पर। तो पहले उस वीडियो को आप देख लें अच्छे से, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये क्या है? रो मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ था मैंने इसके बारे में। ये रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। अगर मैं इस फार्मूले में ए की वैल्यू 1 रख दूं, मतलब ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 1 मीटर स्क्वायर। और ये क्या? एल मतलब लेंथ। तो इसकी वैल्यू अगर मैं 1 मीटर रख दूं तो क्या बन के आएगा? इसकी जगह पे 1 रख दिया मैंने और इसकी जगह पे 1 रख दिया। तो चलिए रख के देख लेते हैं। 1/1। तो रो इक्वल्स टू क्या आ गया? आर। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, इस साइड में क्या है? रेजिस्टिविटी, और इस साइड में क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो एक डेफिनेशन बन गया ना रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या हो गया? जब किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर रख दें और उसकी लेंथ 1 मीटर रख दें, तो फिर जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक। इसकी लेंथ आप मान के चलिए 1 मीटर है। तो इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सिलेंड्रिकल शेप का है, मान के चलते हैं। ये कोई सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर है। तो अगर मान के चलते हैं हम, इसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है दोनों एंड पर। जब एक एंड पर है 1 मीटर स्क्वायर, तो दोनों एंड पर 1 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्या है? सिलेंडर, सिमेट्रिक सिलेंडर है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा ना, इस कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होगा? रेजिस्टिविटी के। समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं कोई कंडक्टर लेता हूं जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा ना, जो रेजिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी है। ये रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अच्छे से डिफिनेशन आपको पता चल गया होगा। तो कुछ और बातें पढ़ लेते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट कि रेजिस्टिविटी का क्या क्या नोट है। रेजिस्टिविटी क्या है? डिपेंड नहीं करती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में फिर से बता देता हूँ कि रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है किस पर? लेंथ पे और थिकनेस पे। कंडक्टर का जो लेंथ और थिकनेस हम रखेंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन किस पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। क्यों मटेरियल? नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। कौन सा मतलब कि आयरन है कि कॉपर है कि गोल्ड है कि सिल्वर है, ठीक है, या फिर जिंक है। कोई भी ऐसा मेटल हो या फिर मटेरियल हो, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। वो लेंथ और उसकी थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि उस मटेरियल का नेचर क्या है। और एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कि कौन उस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है और उस मटेरियल का नेचर क्या है। तो अब देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी। अब पता चल गया मुझे नेचर ऑफ मटेरियल की मतलब कौन सा मेटल है वो, और टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी। अब देख लेते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। तो एक नया टॉपिक निकल के आता है टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी निकालने के लिए। हमको मटेरियल पे एक नया टॉपिक निकल के आता है, ठीक। उसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ये अल्फा बना हुआ है, ठीक है। सो बोलते क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि रेजिस्टिविटी हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो वो कैसे डिपेंड करता है, एक इक्वेशन बन के आता है, और ये इक्वेशन डिफाइन करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में किसी मटेरियल का, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसकी स्टार्टिंग में रेजिस्टिविटी मैंने नोट कर ली। तो इसकी स्टार्टिंग में रेजिस्टिविटी क्या है, ρ1 स्टार्टिंग में, ठीक। स्टार्टिंग की रेजिस्टिविटी ρ1 एट, मतलब स्टार्टिंग का टेम्परेचर क्या है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टार्टिंग में हमारे टेम्परेचर कंसिडर कर लिया कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसकी उस टाइम पर रेजिस्टिविटी है ρ1, ठीक। और फिर इसको हीट कर दिए, इसको बर्नर से या फिर किसी भी चीज से हीट कर दिए, उसको हीट कर दिया, उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो T1 से बढ़कर क्या हो गया, मान लेते हैं T2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर, और इस टाइम पे जो इसका रेजिस्टिविटी है वो ρ2 है, ठीक है। मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसका जो टेम्परेचर हो गया वो T2 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ρ2, ठीक। तो फिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे अल्फा को, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन रेजिस्टिविटी, अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी मतलब जो रेजिस्टिविटी पहले थी टेम्परेचर बढ़ने से पहले, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर। तो इसको अगर हम सिंबल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू चेंज इन रेजिस्टिविटी, मतलब पहले कितना था ρ1, ठीक। उसकी रेजिस्टिविटी फिर बढ़ के क्या हो गई ρ2, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या हो गया, ρ2 माइनस ρ1, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, मतलब क्या है, स्टार्टिंग की रेजिस्टिविटी क्या है ρ1, ठीक, इनटू राइज इन टेम्परेचर, बाद का टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का टेम्परेचर है वो T2 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर बढ़ाने से पहले मतलब ओरिजिनल टेम्परेचर स्टार्टिंग का वह T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइज मतलब कितना बढ़ गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कितना बढ़ गया, मतलब राइज इन टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1, ये इक्वेशन आ गया फार्मूला, ठीक है। इसको आपको लर्न करना है। वैसे ये केवल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है। वैसे अब सिलेबस में इसको कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी क्या पता, अगर सिलेबस, अगर बोर्ड पेपर हार्ड आ जाए तो हार्ड में क्या डाला जाता है, ऐसा जो सारे बच्चे ना पढ़े हों, कुछ ही बच्चे पढ़े हों। तो अगर आपको मार्क्स अच्छा पाना है तो फिर हर एक टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को आपको लर्न करना पड़ेगा। इक्वेशन हमारी आ गई थी अल्फा इक्वल्स टू ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू T2 माइनस T1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो क्या आ जाएगा, इसको इधर में मल्टीप्लाई करूं और इसको डिवाइड बाय 1 मान के इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू ρ1 इंटू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ρ2 माइनस ρ1, ठीक। अब यहाँ पर ρ2 है, यहाँ पर ρ1 है, यहाँ पर ρ1 का है, तो सब ρ1 का टर्म एक जगह पर लाते हैं, मतलब इसको हम यहाँ पर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, तो अल्फा ρ1 इंटू T2 माइनस T1, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ρ1, और इधर क्या बच गया, ओनली ρ2। अब इसको अगर इसमें यहाँ पर भी ρ1 है, यहाँ पर भी ρ1, तो ρ1 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा अंदर अल्फा, अब यहाँ पर आएगा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, अल्फा, और ρ1 तो चला गया कॉमन में, फिर अब क्या बचा अंदर T2 माइनस T1, ठीक है। और यहाँ से ये कॉमन हुआ तो क्या बचा यहाँ पर 1 इक्वल्स टू ρ2, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं ρ2 इक्वल्स टू ρ1 अल्फा T2 माइनस T1 प्लस 1, ठीक है।
तो ये किसकी आ गई फॉर्मूला, रो2 का। तो अब यहाँ से अगर यूनिट हम निकालना चाहें अल्फा का यूनिट निकालना चाहें तो ये भी रेजिस्टिविटी, ये भी रेजिस्टिविटी, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट कट जाएगा। तो यहाँ पर केवल अल्फा बचा है। और इसका अगर, चलिए अच्छे से करके देखते हैं, इसका भी क्या है, अगर यूनिट निकालना चाहें हम अल्फा का, सबका यूनिट पुट करते हैं। इसका क्या होगा, ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का मैं यूनिट बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। इसका क्या है, ये भी रेजिस्टिविटी, तो ये भी ओम मीटर। ठीक, अल्फा का हमको तो निकालना ही है यूनिट। और इसका T2 माइनस T1 मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब +1 का मतलब कोई इसका यूनिट ही नहीं है, ये क्या है, यूनिटलेस, तो उसको हटा देते हैं। यूनिट निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म को हटा देते हैं। यहाँ से ये क्या हो गया, कट गया दोनों। और ये जब इधर आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड इधर आएगा, मुझे अल्फा चाहिए अल्फा का, तो अल्फा इधर ही रहेगा। और डिग्री सेंटीग्रेड जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो अल्फा का यूनिट क्या आ गया, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा यूनिट क्या आ गया, पर डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड के पावर -1। ठीक, जैसे मीटर पर सेकेंड को लिखते हैं अगर वेलोसिटी या फिर स्पीड का लिखना हो तो मीटर s टू द पावर -1 लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड हो उससे क्या है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर -1। तो लास्ट इक्वेशन हमने क्या पाया था, रो2 इक्वल्स टू रो1 और 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। लास्ट इक्वेशन यही था ना। लास्ट इक्वेशन यही था। अब हम जानते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L होता है। अगर A और L को हम कांस्टेंट मान लें, ठीक, तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। मतलब रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही रो भी बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। तो अगर हम ये दोनों जब जान रहे हैं हम प्रोपोर्शनल है, तो रो की जगह पे हम R भी तो लिख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो अगर रेजिस्टेंस के टर्म में हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए तो हम जहाँ जहाँ रो है वहाँ वहाँ R पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन में अगर R पुट किए तो क्या हो गया, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अगर हमको क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन में अगर मुझे रेजिस्टिविटी ना गिवन हो के रेजिस्टेंस गिवन होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर रेजिस्टेंस गिवन हो, रेजिस्टिविटी ना गिवन हो तो। ठीक, और अल्फा निकालना हो तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। और जहाँ पर R2 और R1 क्या है, जहाँ पर R1 एंड R2 क्या है, ये क्या है, पहले वाला रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से पहले का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या है, बाद वाला रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, वो देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रहा होगा, आप अच्छे से देखिए उसको ध्यान से। आप उस पर ध्यान से देखेंगे, जो स्टार्टिंग में दिया होगा, स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है कंडक्टर के बारे में, जैसे मटेरियल के नीचे देखिए आप कंडक्टर, कंडक्टर पे ए पॉइंट लिखा हुआ है मेटल्स, मेटल के ऊपर, मेटल के अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट पर है सिल्वर। जो मैं पहले भी बताया हूँ आपको कि सिल्वर इज द मोस्ट हाईली कंडक्टिव एलिमेंट। तो जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है वो होगा सिल्वर, सबसे कम है सिल्वर की। देखिए आप ध्यान से 1.60 इंटू 10⁻⁸, ये क्या है, बहुत कम है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। फिर उसके बाद कॉपर का आता है सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर गोल्ड, फिर फोर्थ नंबर पर एल्यूमिनियम का आता है। ठीक है, तो हम लोग किसका किसका यूज करते हैं वायर, जनरली कॉपर का और एल्यूमिनियम का, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड का हम लोग वायर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे सब नीचे जाएंगे, देखिए आप रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर आप आइए अलॉयज के अंदर में, बी नंबर अलॉयज। फर्स्ट दिया है मैंगनीन, मैंगनीन का दिया 44 इंटू 10⁻⁻6। अब ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये क्या है, रेजिस्टिविटी काफी हाई है एज कंपैरिजन टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर गोल्ड। ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, मतलब ये प्योर मेटल्स हैं, जितने भी ऊपर मेटल दिया वो प्योर मेटल है। और अलॉय का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में मिला देते हैं, तो उससे जो नया एलिमेंट मिलता है हमको, नया मटेरियल जो मिलता है उसको बोलते हैं अलॉय। तो अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ द प्योर मेटल्स। देखिए फिर इन तीनों अलॉयज में से 3 अलॉयज दिया है। थर्ड नंबर पे एक नाइक्रोम अलॉय आपको दिख रहा होगा, वो किसका किसका अलॉय है, निकिल, क्रोमियम और मैंगनीज और
फेरस, फेरस मतलब आयरन, ठीक है, मतलब 4 प्योर मेटल से मिलाकर एक एक बना हुआ है मेटल या फिर मटेरियल, जिसको बोलते हैं हम नाइक्रोम अलॉय। ये है, इसका देखिए रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई है, 100 × 10⁻⁻6। ध्यान से आप देख रहे होंगे 100 × 10⁻⁻6, जिसकी रेजिस्टिविटी ऊपर जितने भी मेटल्स या फिर अलॉयज दिए हुए हैं सबसे अधिक है। जो हम लोग के घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का मतलब ऐसे अप्लायंसेज जो हीट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। हीट के फॉर्म में कौन कौन सा यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक, टोस्टर यूज करते हैं हम लोग टोस्ट बनाने के लिए। टोस्टर के बाद क्या? गीजर आ गया, गीजर या फिर वाटर हीटर। फिर उसके बाद क्या? रूम हीटर्स। फिर उसके बाद हम लोग रूम हीटर्स यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? हेयर ड्रायर्स को यूज करते हैं, एटसेट्रा। मतलब और भी जितने भी एलिमेंट, जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं जिसमें हीट का यूज होता है, मतलब जो हम लोग को हीट प्रोवाइड करते हैं, वो सब किससे बने होते हैं? वो सब बने होते हैं हाईली रेजिस्टिव एलिमेंट से, हाईली रेजिस्टिव एलिमेंट या फिर मटेरियल से, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल से बने होते हैं। हाईली रेजिस्टिव मटेरियल मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई हो, जिसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई हो। और किसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई है? जैसा कि हम लोग को पता है, किसकी? नाइक्रोम की। सभी मेटल में प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी तो काफी हाई हो ही नहीं सकती है, और प्योर मेटल ज्यादा टेम्परेचर भी झेल नहीं सकता है। कुछ एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट नहीं करेगा तो फिर क्या करने लगेगा? ऑक्सीडेशन उसका होने लगेगा, मतलब ऊपर से वो झड़ने लगेगा वो, ठीक है, पपड़ी बना बना के छोड़ने लगेगा, तो झड़ने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन। और नाइक्रोम एक ऐसा हाईली रेजिस्टिव एलिमेंट है जिसका यूज हम लोग करते हैं हीटिंग एलिमेंट, जो भी हम लोग हीटिंग अप्लायंसेज जो भी बनाते हैं हम लोग, उसमें नाइक्रोम का यूज होता है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आयरन, टोस्टर, गीजर, रूम हीटर, हेयर ड्रायर, सब उसके अंदर क्या फिट होता है? नाइक्रोम। रेजिस्टिविटी जो होती है, resistivity of alloy is much more than that of pure metal, ठीक है। प्योर मेटल की अपेक्षा किसी एक अलॉय की रेजिस्टिविटी काफी अधिक होती है। जैसे हम नाइक्रोम के केस में देख सकते हैं कि नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है, ठीक। और सेकंड पॉइंट ये है कि एक अलॉय जो है ना, एक अलॉय मतलब कोई भी अगर हम अलॉय लेते हैं तो इसका जो ऑक्सीडेशन पावर है, ऑक्सीडेशन या फिर इसको कह सकते हैं जलना, बर्न होना, ये क्या होता है? इसकी टेंडेंसी बहुत कम होती है। तो ये क्या कर सकता है? हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर सकता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर सकता है। हाई टेम्परेचर भी अगर हो गया उसका, उस एलिमेंट का, तो वो पिघलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए एक अलॉय क्या झेल सकता है? ऑक्सीडेशन, मतलब अपने अंदर बर्न झेल सकता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को भी आसानी से झेल सकता है। इसलिए आप देखे होंगे कि ये सारे जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक केटल भी आता है इसके अंदर में, इलेक्ट्रिक केटल, ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किससे बने होते हैं? नाइक्रोम से। और नाइक्रोम क्या है? एक हाईली रेजिस्टिव मटेरियल, जैसा कि मैंने अभी स्लाइड में दिखाया हुआ है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही।